Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Law Entrance. I hope you all are doing very well और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी. So belated हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. और आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक जो है नॉर्मल जो जनरल रूल्स होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे. यानी कि सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 75 जो कि जनरल रूल्स को काउंट करता है. ठीक है, उसमें जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या उसके लिए वैलिड असेंशियल्स होते हैं, जैसे फ्री कंसेंट हुआ, कंसिडरेशन क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है. ये सारे हम लोग जो है अभी तक के सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. अब जो हम लोग आगे कवर करने वाले हैं वो आता है हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स वाला पार्ट. तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर ना थोड़े डिफरेंट टाइप के रूल्स रेगुलेशंस और ये सारी चीज़ें लगती हैं. तो डिस्कस करते हैं हम लोग आगे. सबसे पहले एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली होते क्या है. तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो स्पेसिफिक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके अंदर डिस्टिंक्ट प्रोविजंस दिए हुए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर. ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और यूनिक ही उनके लीगल इम्प्लीकेशंस होते हैं. जैसे कि ये है, जो कि जनरल जो कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स होते हैं ना उनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं बेसिकली. इनके अंदर हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. तो ये 5 हमारे टाइप्स होते हैं जिनको हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के ऊपर, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 124 और सेक्शन नंबर 125 के अंदर कवर होता है. तो सबसे पहले हम लोग एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल से इसको समझने का ट्राई करेंगे. अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. इसको हम लोग जो है एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि 2 पार्टी है, ये है हमारी ए पार्टी और ये है हमारी बी पार्टी. ए जो पार्टी है ये बी को ये प्रॉमिस करती है कि अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस की जो भरपाई है वो मैं करूंगा, यानी कि ए पार्टी करेगी. इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, जिसके अंदर ए जो पार्टी है वो होता है इंडेमनर और ये वाली पार्टी हो जाती है हमारी इंडेमनिफाइड. ठीक है, ये हमारी बेसिकली 2 पार्टीज होती है इसके अंदर. इसके अगर हम लोग जो है एक डे टू डे लाइफ से एक एग्जांपल उठाते हैं, जैसे कि हमारी होती है इंश्योरेंस कंपनी. तो आपने जैसे फ़ोन का इंश्योरेंस करा लिया या अपने घर का इंश्योरेंस करा रखा है, कार का आजकल इंश्योरेंस करते हैं. मान लो कि बी ने जो है एक कार ली है, उस कार की जो इंश्योरेंस है वो उसने दी है एक कंपनी को. ठीक है, तो अब उसकी कार का अगर एक्सीडेंट होता है या उसकी कार में कोई भी चीज़ खराब होती है, कुछ भी होता है, तो उसका जो लॉस है उसकी भरपाई हमारी जो ए पार्टी है वो करेगी. ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी. ठीक है, इसके ऊपर हम लोग वापस आ जाते हैं. यहाँ पर वही है कि एक पार्टी हो गई जिसने प्रॉमिस किया है कि वो दूसरी पार्टी को लॉस से बचाएगी, और वो लॉस या तो वो खुद कर रहा है यानी कि प्रोमिसर के किसी कंडक्ट से हो रहा है या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है, तो उस वाले लॉस से जो है वो सेव करेगा. इसके अंदर कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है हमारी 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिफाइड. इंडेमनिफायर कौन हो गया? जो कि लॉस से बचा रहा है. इंडेमनिफाइड क्या हो गया? जिसको प्रॉमिस दिया जा रहा है कि अगर आपको लॉस हुआ तो हम आपको बचाएंगे. ठीक है, ये वाली 2 पार्टीज. दूसरा एसेंशियल क्या है? प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर द लॉस, यानी कि अगर बी पार्टी को कोई भी नुकसान होता है तो ए पार्टी जो है वो उसके लिए कंपनसेशन देगी. ठीक, लॉस जो है या तो खुद प्रोमिसर की वजह से होना चाहिए या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से. फिर होता है कि फ्यूचर कंटिजेंट इवेंट, यानी कि फ्यूचर जो इवेंट है उनके ऊपर. अब कार के अगर इंश्योरेंस की हम लोग बात करें तो हमें नहीं पता ना कि कल को कार को कुछ होगा भी या नहीं होगा. अगर उसका लॉस होता है तो यानी कि वो एक फ्यूचर कंटिजेंट इवेंट के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए. ये था हमारा जो एसेंशियल एलिमेंट्स है. फिर आता है हमारा
राइट्स ऑफ इंडेमनिफाइड, यानी कि जिस पर्सन को जो है कंपनसेशन दिया जा रहा है उसके क्या क्या राइट्स होंगे। सबसे पहले तो है कि वो डैमेजेस जो है उसमें सूट्स, कोई भी अगर मान लो सूट फाइल हुआ है तो उसके अंदर कुछ भी अगर उसने डैमेजेस पे किए हैं तो वो उसको रिकवर कर सकता है। दूसरी चीज, अगर डिफेंडिंग सूट्स के अंदर कोई भी उसके वो लॉस हुआ है या उसकी कोई भी कॉस्ट लगी है तो वो सारा उसके अंदर वो रिकवर कर सकता है। तीसरा ये है कि अगर उन पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज अगर हुआ है और वहां पर उसको कोई भी कंपनसेशन देना पड़ा है या कुछ भी सम देना पड़ा है, कोई अमाउंट देनी पड़ी है, तो वो भी जो है वो उसमें रिकवर कर सकता है। एग्जाम्पल हम लोगों ने जो है वो देख ही लिया था, तो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ में, इंडेमनिफाइड कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर मान लो कोई भी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विच सी में टेक अगेंस्ट बी, यानी कि अगर एक सी पार्टी ने बी के अगेंस्ट कुछ भी एक्शन लिया, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए जिसकी वजह से बी को कोई नुकसान हो सकता है, तो ए जो पार्टी है वो उसको उतना ही सम जो है पे करेगी, यानी कि कंपनसेशन देगी। ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के को उसके लॉस से बचाने के लिए उसको कंपनसेशन दे रही है, लाइक इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। फिर हम लोग आते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बेसिकली क्या चीज होती है कि एक पार्टी जो है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। इसके अंदर बेसिकली होती है तीन पार्टीज। इसको भी हम लोग जो है एग्जाम्पल से ही मतलब एग्जाम्पल से ही समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अंदर ये वाली चीज़ बोली गई है कि बेसिकली ये तीन पार्टीज हैं, ए, बी और ये सी पार्टी। ठीक है, बी और सी पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बेसिकली इसके अंदर जो है तीन पार्टीज इन्वॉल्व रहती है और दो इसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। सी ने जो है कुछ पैसे बी से उधार लिए। ठीक है, बी ने क्या चीज बोली कि मैं आपको पैसे उधार दे रहा हूं लेकिन उसके लिए आपको मेरे को कुछ श्योरिटी देनी पड़ेगी, यानी कि कुछ ना कुछ चीज आपको रखनी पड़ेगी उसके बदले में। ठीक है, लेकिन सी के पास में वो चीज नहीं होती है, कुछ भी श्योरिटी रखने के लिए नहीं होती है जिससे कि वो डेट ले सके उससे। तो वो क्या चीज करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ में, बी को जो है अपना श्योरिटी बनाता है, सॉरी ए के साथ में, ए हो गया इसका श्योरिटी, जो कि इसके बिहाफ पर कुछ ना कुछ चीज जो है वो बी को देगा। ए और बी के बीच में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, किस वजह से? क्योंकि सी ने जो है अपना श्योरिटी ए को बनाया, उसने बी से तो पैसा लिया, ये तो हमारा जनरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन सी के पास में कोई भी श्योरिटी नहीं है रखने के लिए, तो उसने पकड़ा ए पार्टी को और ए को ये वाली चीज बोली कि आप मेरे बिहाफ पर इसको कोई श्योरिटी दे दो। अब यहां पर जो है इन दोनों के बीच में एक और कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, ए और बी के बीच में, जहां पर ए को जो है बी को वो श्योरिटी देनी है ताकि वो सी को जो है पैसे दे सके। ये हमारा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी कि किसी थर्ड पर्सन को श्योरिटी की तरह यूज करना, गारंटी की तरह यूज करना, कि इसने जो है गारंटी दे दी बी को। ठीक है, ये हो गए हमारे तीन पार्टीज। एक चीज और इसके अंदर क्या आती है कि लाइबिलिटी किसकी होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सी ने जो है वो बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, बी से पैसा लिया, डेट लिया, तो अब इसकी सी की जो है इसकी हो जाती है हमारी प्राइमरी लाइबिलिटी। ठीक है, सॉरी यहां लिख लेते हैं, एक मिनट रुको। ओके, इसकी हो गई हमारी प्राइमरी लाइबिलिटी, क्योंकि बेसिकली तो स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट इसी ने ही किया था। ठीक है, तो इसकी है प्राइमरी लाइबिलिटी। लेकिन अगर ये पार्टी फेल होती है अपनी एंड की लाइबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए, वो परफॉर्म नहीं कर पाती है कि नहीं सर्कमस्टेंसेस की वजह से ही, जैसे कि उसके पास पैसे नहीं थे या कुछ भी ऐसी चीज होती है, तो अगर ये फुलफिल नहीं कर पाया तो ये फुलफिल करेगा, यानी कि ए की जो है वो हो जाती है सेकेंडरी लाइबिलिटी। इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी लाइबिलिटी। ये वाली हो जाती है हमारी दो लाइबिलिटीज। ठीक है, इंडेमनिटी जो था उसके सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है कि सेकेंडरी लाइबिलिटी है, उसमें प्राइमरी लाइबिलिटी ही रहती है।
जो जिस पार्टी ने प्रॉमिस किया है उसी की लाइबिलिटी है कि वो उसको कंपनसेशन पे करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर क्या चीज आती है कि जो श्योरिटी बंदा है ना, जिसको तुमने एज ए श्योरिटी यूज किया, यानी कि ए पार्टी की हो जाती है सेकेंडरी लाइबिलिटी। उसकी लाइबिलिटी तब स्टार्ट होती है तब जो जिस बंदे की प्राइमरी लाइबिलिटी है वो अगर अपनी पार्ट का परफॉर्मेंस कंप्लीट ना कर पाए, यानी कि वो अपनी लाइबिलिटी को ना दे पाए, ठीक है, नहीं कर पाता है, तो फिर यहाँ पर ए पार्टी की स्टार्ट होती है। ये वाली चीज़ है। इसको एक बारी पढ़ भी लेते हैं हम लोग। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, कि ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन। यानी कि जो हमने एग्जांपल देखा उसके अंदर अगर सी पार्टी जो है वो अपने एंड की जो लाइबिलिटी है उसको डिस्चार्ज नहीं कर पाता है, यानी कि अपने पार्ट की परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, तब जो है उस बंदे के साथ में, मतलब अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है तो फिर जो है ए पर्सन जो है वो लाइबल होता है, यानी कि उसकी लाइबिलिटी स्टार्ट हो जाती है जिस बंदे के साथ में उसका कॉन्ट्रैक्ट था सी का, यानी कि बी के साथ में। ए की फिर बी के लिए लाइबिलिटी बन जाती है कि वो उसको पैसा पे करेगा या वो उसको कुछ अमाउंट देगा, श्योरिटी देगा, व्हाटएवर, ठीक है। मेनली इसके अंदर क्या था, 3 पार्टीज थी। श्योरिटी कौन था, जो पर्सन गारंटी दे रहा है, यानी कि ए। प्रिंसिपल डेब्टर कौन हो गया, डेटर। पर्सन फॉर होम गारंटी इज गिवन, यानी कि जिस बंदे ने उधारी पैसा लिया था, सी पार्टी। इसके अंदर सी पार्टी हो गई प्रिंसिपल डेटर। फिर आता है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है, जिस बंदे को गारंटी दी जानी है, ठीक है, यानी कि बी पार्टी। तो ये था हमारा, ये हमारी 3 पार्टीज थी जो कि इन्वॉल्व होती है। फिर आता है हमारा असेंशियल एलिमेंट्स वाला, यानी कि इसके अंदर 3 पार्टीज है जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। यही वाली 3 पार्टीज है, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। और एग्जिस्टिंग डेट और ड्यूटी के ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल डेटर का डिफॉल्ट हुआ है तो ये वाला बनता है, और श्योरिटी की लाइबिलिटी जो है वो सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है। ये हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। ये वाला था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वाला पार्ट। फिर उसके बाद हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का मतलब क्या चीज, मतलब ये बेसिकली ना हमारा डे टू डे लाइफ के अंदर ये भी चलता रहता है। मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ऐसा हो जाता है, जैसे आपने जो है अपनी कार वॉशर को दी है, तो यहाँ पे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ये बेलमेंट होता है। या फिर आपने जो है धोबी को कपड़े धोने के लिए दिए हैं, तो वो वाली चीज़ भी इसके अंदर ही आती है। इसमें बेसिकली क्या चीज़ होती है कि एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को गुड्स जो है वो डिलीवर करती है और एक सर्टेन पर्पज़ के लिए देती है। जैसे कि हम धोबी को कपड़े देते हैं कि धो के वापस आ जाए, कार वॉशिंग के लिए दे दी या कार रिपेयरिंग के लिए दे दी, गैराज में दी है तो वो कार रिपेयर करके आपको वापस करेगा या फिर कार वॉश करके आपको वापस करेगा, तो वो वाली चीज़ है। यानी कि डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज़। अगर आप धोबी को कपड़े दे रहे हो तो उसका पर्पज़ क्या है कि वो धो के आपको वापस करेगा, यानी कि एक पार्टी ने डिलीवर किया अपने गुड्स यानी कि वो कपड़े डिलीवर किए, दूसरी पार्टी को किया यानी कि धोबी को किए। किस लिए किए, ताकि वो धो के वापस करे। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट that they shall be returned or disposed of according to the directions of the bailor। बेलर के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग या तो वो उनको रिटर्न करे या फिर वो उनको डिस्पोज ऑफ करे, ठीक है। ये वाली इसके अंदर आता है। इसके असेंशियल एलिमेंट्स में क्या आता है कि गुड्स की डिलीवरी होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आप अपनी कार दोगे ही नहीं तो वो धुल के कैसे आएगी, या फिर आप धोबी को अपने कपड़े दोगे ही नहीं तो धोबी वापस क्या करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होना चाहिए, यानी कि कार अगर आप किसी गैराज में दे रहे हो, किसी मैकेनिक को दे रहे हो, तो यानी कि वो उसको ठीक करके और फिर आपको रिटर्न करेगा। धोबी को अगर आप कपड़े दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो धो के आपको रिटर्न करेगा, तो एक स्पेसिफिक पर्पज़ होना चाहिए। तीसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्ट टू रिटर्न और डिस्पोज, कि वो या तो आपको रिटर्न करे वो वाली चीज़ जो आपने गुड्स जो डिलीवर किए हैं, या फिर उसको डिस्पोज ऑफ करे। तीसरी चीज़, बेलर का जो ओनरशिप का राइट है वो रिटेन रहता है इसके अंदर। अगर आप अपनी कार जो है धुलने के लिए दे रहे हो कार वॉशर को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है अपनी कार उसके नाम कर दी, आपने उसके नाम नहीं करी, अपनी ओनरशिप उसको ट्रांसफ़र नहीं करी है, आपने सिर्फ एक पर्पज़ के लिए उसको दी है कि वो धो के आपको वापस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या चीज़ होती है कि कभी भी ओनरशिप जो है वो सामने वाले पर्सन को, पार्टी को नहीं जाती है। ओनरशिप जो ओरिजिनल ओनर है उसी के पास रहती है, ठीक है, यानी कि बेलर के पास।
और इसके अंदर जो है दो पार्टीज इन्वॉल्व रहती है, एक तो बेलर और एक बेली। बेलर वो पर्सन है जिसने गुड्स को डिलीवर किया है, ठीक है, और बेली कौन है, जिसने गुड्स को रिसीव किया है। बेलर मतलब कि जैसे कि मान लो मैं अपने कपड़े धोबी को दे रही हूँ, तो मैं हो गई बेलर क्योंकि गुड्स मेरे हैं, ठीक है, और मैं वो गुड्स डिलीवर कर रही हूँ। और सामने वाला पर्सन हो गया बेली, यानी कि धोबी हो गया बेली, जिसको वो काम करके वो पर्पस निपटा के और फिर मुझे जो है वो चीज़ वापस करनी है, वो गुड्स वापस करने हैं। ये आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में। फिर हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज जो है ये भी बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप का बेलमेंट ही है, लेकिन प्लेज के अंदर क्या चीज़ होती है कि एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है वो इसके अंदर जुड़ जाता है। वो ये है कि इसमें आपको कुछ ना कुछ श्योरिटी रखनी पड़ती है, ठीक है। बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, यानी कि गुड्स को एज अ सिक्योरिटी आपको सामने वाले पार्टी को देना पड़ता है। इसके अंदर है ये भी एक स्पेसिफिक टाइप का, स्पेशल टाइप का बेलमेंट ही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में यही वाला डिफरेंस होता है कि यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गोल्ड पे लोन लेते हैं लोग, ठीक है, कि आप जो है बैंक के पास गए, आपने गोल्ड लोन लिया, उसमें क्या चीज़ होती है कि आपको जो है अपना गोल्ड बैंक को देना पड़ता है और उसके बदले में बैंक आपको लोन देता है। तो ये वाला जो है ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में आता है, जहां पर आपने क्या चीज करी है कि गुड्स को जो है उस सामने वाली पार्टी को दिया है ताकि एज ए सिक्योरिटी, ताकि वो आपको कुछ बदले में दे सके, यानी कि अमाउंट, अगर आप जैसे लोन ले रहे हो तो वो आपको पैसा दे सके, या कुछ भी ऐसी चीज, सर्विस हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा जिसके अंदर की गुड्स को एज ए सिक्योरिटी रखा जाता है, ठीक है। असेंशियल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुड्स की डिलीवरी होती है सेम एज द बेलमेंट। उसके बाद सिक्योरिटी दी जाती है या तो डेट के लिए या फिर किसी प्रॉमिस के लिए, ठीक। कंडीशनल डिलीवरी, ठीक, कि अगर मैं अपना सोना जो है आपके पास रख रही हूँ तो उसके बदले में आप मेरे को लोन दो, जैसे ही मैं आपको रिपे करूंगी, आपका पैसा वापस करूंगी, वैसे ही मैं अपना गोल्ड ले जाऊंगी, ठीक है। तो यही है राइट टू रिटेन अंटिल पेमेंट, यानी कि अगर आप बैंक से गोल्ड लोन ले रहे हो तो बैंक जो है तब तक आपका वो गोल्ड अपने पास रख सकता है तब तक कि आप उसको उसका पूरा पैसा वापस ना कर दो, ठीक है। तो राइट टू रिटेन अंटिल पेमेंट। पार्टीज इसके अंदर दो पार्टीज होती है। सबसे पहले आता है हमारा प्लेजर, फिर आता है हमारा प्लेजी, और पॉनर पौनी, ठीक है। पर्सन डिलीवरिंग गुड्स, यानी कि अगर मान लो मैं अपना सोना रख के लोन ले रही हूँ तो मैं हो गई प्लेजर, प्लेजी जो कि रिसीव कर रहा है गुड्स, यानी कि बैंक हो गया प्लेजी हमारा, ठीक है। ये आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में। फिर आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये हमारा जो है लास्ट वो है सेगमेंट है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में क्या चीज़ होती है कि यहाँ पर एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे को एज एन एजेंट यूज करता है अपना, ठीक है। मान लो मैं हूँ, मैंने अपना कोई एक दूसरे पर्सन को अपना जो है एजेंट बनाया हुआ है, तो यानी कि मैं हो गई प्रिंसिपल और सामने वाला जो पर्सन जो है वो हो गया मेरा एजेंट, यानी कि अब वो मेरे बिहाफ पर काम करेगा, जो मैं उसको बोलूंगी वो चीज़ वो करेगा, ठीक है। मेरे सारे राइट्स उसको मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं, अब वो मेरे पार्ट पे ही कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा, यानी कि अ रिलेशनशिप वेयर बाय वन पर्सन दैट इज एजेंट is authorized to act on behalf of another that is principal, यानी कि जो एजेंट होगा वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर एक्ट करेगा, ठीक है। इसको ये अथॉरिटी मिल जाती है और ये चाहे तो लीगल रिलेशंस जो है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टीज के बीच में क्रिएट कर सकता है। बेसिकली एजेंट्स इसीलिए ही बनाए जाते हैं कि जैसे मान लो मेरी कोई प्रॉपर्टी है जो कि फॉरेन में है, ठीक है, कि मेरे पास अमेरिका में एक प्रॉपर्टी है, मैंने वहां पर रह रहे एक बंदे को अपना एजेंट बना लिया है, मान लो कि राम नाम है उसका, राम को जो है मैंने अपना एजेंट बना लिया। अब मैंने राम को ये वाली चीज़ बोली है कि यार मेरी जो अमेरिका वाली प्रॉपर्टी है आप उसको बेच दो, तो अब यहाँ पर राम जो है वो मेरा एजेंट है, ठीक है। अब वो मेरे बिहाफ पर वहाँ पे काम करेगा, वो वहाँ की किसी पर्सन को वो ज़मीन बेचेगा, वो प्रॉपर्टी बेचेगा। इसका मतलब ये है कि मेरा जो है वो लीगल रिलेशन उस थर्ड पर्सन से हो गया जिसको भी वो प्रॉपर्टी सेल करेगा, ठीक है। उसके साथ में मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन गया। तो ये वाला पार्ट जो है इससे क्लियर हो जाता है। असेंशियल एलिमेंट्स क्या है इसके अंदर, इसमें दो पार्टीज होती है, एक एजेंट होता है और दूसरा प्रिंसिपल होता है। एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है और उस, ठीक है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है
एजेंट जो है प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करेगा। एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी से बाइंड कर सकता है, यानी कि एक लीगल रिलेशन जो है थर्ड पार्टी के साथ में वो बना सकता है। फिर आता है हमारा क्रिएशन ऑफ एजेंसी वाला पार्ट। ये बेसिकली ये वाले 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सप्रेस, जिसके अंदर एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। इम्प्लाइड, जो कि कंडक्ट से हो जाता है कि आपने मतलब एजेंट ने जो है कुछ कंडक्ट किया है या दोनों पार्टीज ने कोई कंडक्ट किया है, उसके टर्म्स पे प्रिंसिपल और एजेंट जो है वो बन जाते हैं। नेसेसिटी, इमरजेंसी केसेस के अंदर, ठीक है, कि भाई वो बंदा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है या कुछ और ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए हों उस चीज़। रेटिफिकेशन बाय सब्सिक्वेंट अप्रूवल, ठीक है। ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वाला पार्ट। तो यहाँ पर जो है हमारे सारे जितने भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे जो है ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे जो है हमारे केस लॉज वगैरह ही आएंगे। बाकी एक बारी जो है इसकी समरी हम लोग देख लेते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो थोड़ा सा जनरल रूल्स जो थे ना मेन कॉन्ट्रैक्ट के, उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं और इनका लीगल इम्प्लीकेशंस भी जो है डिस्टिंक्ट और डिफरेंट होता है, ठीक है। कॉमन कॉमर्शियल रिलेशनशिप्स जो हैं उनके लिए ये होता है, जिसके अंदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है और लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक। इसके अंदर जो है 5 हम लोगों ने टाइप के पढ़े थे। इंडेमिनिटी था सबसे पहला, जिसके अंदर की लॉस से प्रोटेक्शन दी जा रही थी कि अगर एक पार्टी को जो है कोई भी लॉस हो रहा है तो दूसरी पार्टी उसकी भरपाई कर रही है। इसके अंदर हमारी 2 पार्टीज इन्वॉल्व थी, ठीक है। फिर था हमारा गारंटी, जिसके अंदर की 3 पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व थी। गारंटी वाले में क्या था कि डेट के लिए सिक्योरिटी थी, कि बेसिकली एक थर्ड पर्सन को आप जो है एज ए सिक्योरिटी यूज़ करो। तो वहाँ पे थी हमारी 3 पार्टीज थी, और जिसको आप एज ए श्योरिटी यूज़ कर रहे हो उसकी सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है। फिर आता है हमारा बेलमेंट वाला, जिसके अंदर गुड्स की कस्टडी ट्रांसफ़र हो रही है और वो टेम्परेरी पोजेशन होता है। टेम्परेरी एज इन कि वो आपने जो है कार अपनी धुलने के लिए दी है कार वॉशर को और वो धो के जो है आपको वापस कर दे, ये हमारा होता था बेलमेंट वाला। प्लेज वाले में क्या था कि ये बेलमेंट का ही टाइप था, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो जमा करनी पड़ रही थी आपको, जैसे कि गोल्ड लोन वाला जो है केस हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर गुड्स जो है वो कोलैटरल है कि अगर आपने जो है वो सम या वो अमाउंट उसको पे नहीं किया तो जो आपने गुड्स दिए हैं वो उनको रिटेन कर सकता है, ठीक है। फिर था हमारा एजेंसी वाला, जिसके अंदर था रिप्रेजेंटेशन वाला, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में, ठीक है। यहाँ पे 2 पार्टीज थी कि एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा था। तो ये था हमारा कंप्लीटली स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो यहाँ तक जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया है कंप्लीट। अगली क्लास में फिर मिलेंगे केस लॉज के साथ में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।